गर्दशी कर्जा। आप सहाफी हैं, लिखते हैं, दिखाते हैं, आपके पास तो वो फुटेजेस मौजूद होंगे जो पिछले अदवार में इन तमाम लोगों ने, और बिलखुसूस जो आज हमारे सिलेक्टेड वजीर आजम मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि सर्कुलर डेट क्यों होता है, किसकी जेबों में पैसा जाता है। तो ये 3 खरब, ये किसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर सर्कुलर डेट बढ़ी है, क्यों ये सब कुछ हुआ है? ये मिसमैनेजमेंट इस हुकूमत की है। ना इनके पास कोई तैयारी थी, ना इनके पास कोई विजन था, और ना इनके पास अवाम का कोई दर्द है। हम इस इजाफे को कि पहले तो बहुत भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं, और हम आपके तवस्सुत से वफाकी हुकूमत को ये डिमांड करते हैं कि ये इजाफा फौरी तौर पर वापस लिया जाए। इसके साथ साथ जो ब्रॉडशीट का एक पूरा केस है, उसमें भी कल इनके कुछ ऐलानात आए हैं। इन्होंने कुछ लोगों को तैनात कर दिया इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। एक बहुत बड़ा मजाक पाकिस्तान के साथ हो रहा है। हमारा मानना है और हम ये चाहते हैं कि ब्रॉडशीट केस जो है उसकी तहकीकात हो, शफाफ तहकीकात हो, मुनसिफाना तहकीकात हो, तमाम जो हकायक हैं वो अवाम के सामने रखे जाएं, हमें बताया जाए कि ये एग्रीमेंट क्या था। क्योंकि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने अपनी जिंदगी में ये बारहा कई मौकों पर कहा कि डिक्टेटर्स, सियासी लीडर्स के खिलाफ, बिलखसूस पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर पैसे देकर झूठे केसेस बनाते हैं। आज हमें एक कंपनी मिल गई है, लिहाजा हमें बताया जाए कि इस कंपनी को कितना पैसा दिया गया, इस कंपनी से क्या टास्क ली गई, इस कंपनी का प्रोफाइल क्या था, इसका तजुर्बा क्या था, वो कौन लोग थे जिन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया। और मजाक जो मैंने आपसे कहा कि हमारे साथ किया गया और कल जिसका ऐलान हुआ, वो उन लोगों के नाम थे जो लोग खुद उस अग्रीमेंट को साइन करने में वहां मौजूद थे 2000 में। वहां डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल जो आज जिनका नाम आ गया है, मेरा ख्याल है जस्टिस सईद अजमत साहब, और वो जो उस वक्त फारूक आदम साहब जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे उनके साथ काम करते थे, और उस मुआहदे में वो वहां मौजूद थे और विटनेस थे। तो वो कैसे ब्रॉडशीट के इस स्कैंडल या इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? और इसके अलावा इसके साथ जो इनके शहजाद अकबर साहब हैं, जो स्पेशल असिस्टेंट हैं, अब पता नहीं क्या संभाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो रोज रेवड़ियां जो है अपनों में बांटी जाती हैं। तो वो जो शहजाद अकबर साहब हैं वो नैब में काम करते थे, 2002 से 2008 तक मौसूफ नैब में लगे हुए थे। ये कैसा इंसाफ है? ये किस तरह की शफाफियत है इन्वेस्टिगेशन की? पहले ही इस इन्वेस्टिगेशन पर बहुत बड़ा काला दाग लग चुका है, लिहाजा हम इस तरह की इन्वेस्टिगेशन के नताइज को नहीं मानेंगे। इसमें हमारे बहुत एतराजात हैं, हम तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये आई वॉश है। ये आई वॉश नहीं चलेगी पाकिस्तान में। हमें बताया जाए कि ब्रॉडशीट के पीछे कौन मुलविस हैं, और वो लोग ना बिठाए जाएं जो खुद साइन कर चुके हैं इन कॉन्ट्रैक्ट्स को। साथ ही साथ आप लोगों के साथ जो एक बहुत अफसोसनाक और पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है, उसको भी, उसके ऊपर भी तशवीश का और अफसोस का इजहार भी करूंगी, और हुकूमत की कारकर्दगी की फिर से मजम्मत करूंगी। इनका कोई ऐसा काम नहीं है जिसकी आज तारीफ की जाए। जो PIA के 2 होटल्स हैं, एक रूजवेल्ट होटल है मैनहट्टन में, एक स्क्राइब होटल है पेरिस में। ये 2 इस कौम के असासे हैं। इन दोनों को अटैच किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को ऑनर नहीं कर पाती। जहां पेमेंट करनी होती है वहां वक्त पे पेमेंट नहीं करती, और फिर नीलाम कर देती है जो असासे होते हैं इस कौम के, इस मुल्क के। ये अहलियत है इस हुकूमत की। हम इस फैसले पर भी अपनी तशवीश का, गहरे रंज का इजहार करते हैं, बिकॉज ये कतन पाकिस्तानी कौम को कबूल नहीं कि आप हमारे लिए कर तो कुछ नहीं सकते हुकूमत में बैठकर, लेकिन आप हमारे मुल्क को, कौम के असासे नीलाम होने दे रहे हैं, क्योंकि आप नाअहल हैं, आप नालायक हैं। आपके अंदर ये होश नहीं है कि वक्त पर आप अपनी पेमेंट दे सके। आपकी मिसमैनेजमेंट की वजह से, और आप किसी पे ये नहीं डाल सकते क्योंकि 2.5 पौने 3 बरस आप टिक चुके हैं इस हुकूमत में,
और अगर आपसे नहीं संभाला जाता कुछ तो आप छोड़ दें और आप मजीद इस मुल्क को नुकसान ना पहुंचाएं। नहीं तो आप क्या क्या नीलाम करेंगे इस मुल्क का। अब हम क्या क्या नीलाम होता देखेंगे इस मुल्क का। लिहाजा ये फैसला हमारे लिए एक बहुत बड़ा शौक है और इससे हमें बहुत तकलीफ हुई है। अभी भी वक्त है, अगर ये हुकूमत कुछ कर सकती है तो हाथ पैर मारे, नहीं तो एक्सपोज तो इनकी कारकर्दगी हो चुकी है। कोविड वैक्सीन के हवाले से भी हमें बहुत तशवीश है। अब ऐलान फिर हुआ है। आपके साथ पहले मेरी बात हुई थी, प्रेस क्लब में ही हमारी मुलाकात हुई, तो उस रोज मुझे याद है कि जो असद उमर साहब हैं वो बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे कि जी हमने पता नहीं 11 लाख कोई वैक्सीन मंगा लिए हैं 22 करोड़ अवाम के लिए, और जो कि 1% बनता था। लेकिन उसके दूसरे रोज मैंने कहा जी हमने कुछ ऑर्डर नहीं किया। पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा हमने कुछ ऑर्डर नहीं किया। उसके बाद माजरत भी नहीं आई मौसूफ की तरफ से कि जी मैंने गलत सेलिब्रेशन की, गलत जश्न मनाया। ऑर्डर कर रहे हैं लेकिन कोई सबूत हमारे पास नहीं है। तो यह भी हो सकता है कि कल फिर एक और ऐलान आ जाए कि अभी तक ऑर्डर नहीं किया। अलमिया यह है कि पाकिस्तान इस खित्ते का वो वाहिद मुल्क होगा जिसने अभी तक कोविड-19 की वैक्सीनेशन ऑर्डर नहीं की, मंगाई नहीं, मौसूल नहीं हुई, हमें वसूल नहीं हुई कहीं से। ये वाहिद मुल्क होगा। आप खित्ते में, आप सहाफी हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, रिसर्च करते हैं, आप मालूम किन किन ममालिक के पास ये वैक्सीन पहुंच चुकी हैं, किन किन ममालिक के लोगों को ये वैक्सीन लग रही हैं। और अलमिया हमारा ये है कि आज ये नाअहल हुकूमत इस वैक्सीन के हवाले से भी इस कौम को, इस मुल्क को धोखा दे रही है। फिर हॉस्पिटल्स का टेक ओवर। हॉस्पिटल्स जो हमारे बहुत अच्छे एफिशिएंट हॉस्पिटल्स हैं सिंध के, बिलखुसूस NICVD आपने देखा, स्टेट ऑफ द आर्ट। मैं आपसे बयान ना भी करूं तो मेरा ख्याल है कि वहां का इलाज, वहां से इलाज हासिल करने वाले लोग, चाहे उनका ताल्लुक किसी सूबे से हो, किसी जमात से हो, बल्कि बाहर के ममालिक से भी लोग आके वहां इलाज करवा रहे हैं। जिस किस्म की वहां इन्वेस्टमेंट हुई है, जिस किस्म के वहां डॉक्टर्स के लिए पैकेजेस हैं, जिस किस्म का वहां काम हो रहा है, आज ये वफाकी हुकूमत हमारे हॉस्पिटल्स को टेक ओवर करने का इल्लीगल नोटिफिकेशन जारी करती है। ये इन अच्छे परफॉर्म करने वाले हॉस्पिटल्स को भी पिम्स जैसा बना देना चाहती है। आज हम जानते हैं कि इस्लामाबाद पिम्स की हालत क्या है, और हमें इसलिए बहुत तकलीफ हो रही है कि एक अच्छा खासा इदारा जो यहां काम कर रहा है, जिसकी शाखें यहां काम कर रही हैं, जो जगह जगह लोगों को मुफ्त इलाज, बेहतरीन इलाज, स्टेट ऑफ द आर्ट जो इक्विपमेंट है वो इस्तेमाल हो रहा है, और उसको टेक ओवर करके उसको ये तबाह करना चाहते हैं जिस तरह इन्होंने हर इदारे को तबाह किया। ये हुकूमत 18वीं तरमीम का एहतराम नहीं करती। ये हुकूमत सूबों में रहने वाली अवाम का एहतराम नहीं करती। ये सिर्फ इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में बैठकर रोज 4 से 5 से 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती है। कभी एक इस्लामाबाद में विराजमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, कभी एक लाहौर में विराजमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती हैं। ये तरीका है इस हुकूमत का इस मुल्क को चलाने का। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से हुकूमतें नहीं चलती। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से आप लोगों को इतला देते हैं हमने क्या काम किया, लेकिन ये सुबह शाम सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये सिर्फ एक ऑपोजिशन जमात की तरह काम कर रहे हैं। हुकूमत की तरह ये मौजूदा हुकूमत काम नहीं कर रही। हम इस हॉस्पिटल्स के टेक ओवर की मजम्मत करते हैं। इससे असरअंदाज एक और तबका जो इनके एक और इकदाम से हुआ वो टीचिंग हॉस्पिटल्स का जो इन्होंने PMDC का जो इन्होंने हशर किया है। टीचिंग हॉस्पिटल्स के तो ऑर्डिनेंस के तहत ये नोटिफिकेशन निकाला जो कि गैर कानूनी और 18वीं तरमीम का की वायलेशन है टोटली। और इसके अलावा जो इन्होंने PMDC के साथ किया है वो एक और बहुत बड़ी अवाम दुश्मन पॉलिसी है इनकी। PMC को वर्चुअली किसी तरीके से चला रहे हैं। अभी तक हमारे पास जो इतलात मौसूल हो रही हैं वो बहुत बुरी हैं, और तकरीबन 1,21,000
के करीब ऐसे तुलबा हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, जो MD कैट इनका एग्जामिनेशन है, प्रोसीजर है, उसके ऊपर बहुत तशवीश है। और मैं समझती हूं कि ये हुकूमत बतदरीज ऐसे फैसले ले रही है जिससे कि अवाम के मुख्तलिफ तबकात के अंदर तशवीश बढ़ती चली जा रही है। और उसके बरक्स आज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में कर रही है, उससे भी मैं आपको आगाह करती चलूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त लाड़काना में हैं और लाड़काना में वो इंडस्ट्रियल जोन का इफ्तिताह कर रहे हैं। कुछ रोज कबल आपने देखा कि सखर में तकरीबन 1000 से जायद फ्लैट्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए उन मजदूरों को जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। मजदूरों को उन्होंने छत प्रोवाइड की जो कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के विजन के ऐन मुताबिक है। और आज इंडस्ट्रियल जोन लाड़काना का इफ्तिताह वो करने जा रहे हैं। तकरीबन 94 इंडस्ट्रियल यूनिट्स वहां होंगे। 2017 से ये प्रोजेक्ट चल रहा है और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाया तकमील तक पहुंचा है। इस मंसूबे से जो तखमीना है 20,000 के करीब मजदूरों को मुख्तलिफ शोबों में नौकरियां मिल सकेंगी। तो ये पीपल्स पार्टी का डायरेक्शन है। पीपल्स पार्टी इस सिमत में काम कर रही है, सिंध हुकूमत बिलखुसूस। और जब ये काम करती है सिंध हुकूमत तो वफाकी हुकूमत उसे टारगेट करती है। हम तो इन्हें ये कहते हैं आपके तवस्सुत से कि जो काम यहां हो रहा है और कुछ नहीं कर सकते तो उसको रेप्लिकेट करो, उससे कुछ सीखो। लेकिन जो सीखा इन्होंने क्या है वो आपके सामने है। रोज टारगेट सिंध हुकूमत। पूरे मुल्क में अगर किसी पर इनको गुस्सा निकालना होता है तो वो सिंध हुकूमत होती है। पूरे मुल्क के अंदर अगर इनको कोई और नहीं मिलता तो पीपल्स पार्टी के ऊपर ये टारगेट और वार करते हैं। लेकिन ना पीपल्स पार्टी घबराती है इन वारों से और ना सिंध हुकूमत घबराती है। हम अपना काम करते रहेंगे, हम डिलीवर करते रहेंगे। आप दोस्तों के साथ मैंने उस दिन भी बात की थी जिस रोज उमरकोट में इलेक्शन हो रहे थे और अल्लाह ताला की मेहरबानी, अवाम की सपोर्ट, उनके वोट से वही रिजल्ट आया, वही नतीजा आया जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये पोजीशन है वहां अवाम की और ये सोच है अवाम की कि वो इंशाल्लाह रिजेक्ट करेंगे इस अवाम दुश्मन हुकूमत के नुमाइंदे को। तो यही हुआ और अब आने वाले बाय इलेक्शंस भी आपको यही दिखाएंगे। सांगड़ में भी बाय इलेक्शन है, मलीर में भी बाय इलेक्शन है, दीगर जगहों पे बाय इलेक्शन है। ये बाय इलेक्शन अब इस वक्त एक मैसेज है, एक पैगाम है इस हुकूमत के लिए। ये पैगाम उमरकोट के इलेक्शन में भी इनको मिल जाना चाहिए था। लेकिन अगर अभी भी ये नहीं सीखे तो अवाम इनको फैसले देती रहेगी। अवाम इस वक्त बहुत तंग है, अवाम इस वक्त बहुत परेशान है और अवाम तैयार है बाहर निकलने के लिए। ये इनकी भूल है कि सिर्फ जमातों के पीछे अवाम खड़ी है। भाई, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट निकली ही अवाम की तकलीफ को देखकर है, निकली ही इस वजह से है कि बतदरीज ये हुकूमत आइन को वायलेट कर रही है, अवाम के हुकूक को रोंद रही है, हमारी आवाजें बंद कर रही है, आपके कैमरा बंद कर रही है, आपके कलम को रोक रही है। इसीलिए पीडीएम बनी है और पीडीएम अपना सफर जारी रखेगी जब तक हमें हमारे आईनी, हमारे जायज, हमारे मुआशी और हमारे इंसानी हुकूक नहीं मिल जाते। ये तमाम चीजें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी और मुझे उम्मीद है कि ये तमाम चीजें आपके जरिए, आपके कैमरे और आपके कलम के जरिए इस हुकूमत तक पहुंचेगी। उम्मीद मुझे इनसे तो कोई नहीं है, लेकिन हमें अपनी बात करनी है, आपके सामने ये बातें रखनी है, अपनी तकालीफ का इजहार करना है, हम करते रहेंगे। वकार भाई अगर आपने ऐड कर लेना इसमें। देखिए, मुझे हैरत अब नहीं है क्योंकि आज भी नेशनल असेंबली का इजलास हुआ। नेशनल असेंबली का इजलास जो कि आज सुबह 10:30 बजे हुआ, जिसका जो ऑर्डर है, जो नोटिफिकेशन है, वो कल रात 9:30 बजे इशू हुआ। मतलब असेंबली के इजलास की इत्तला जो तहरीरी है वो 12 घंटे फकत उस इजलास से कबल आती है। ऐसा कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ। इस तरीके से पार्लियामेंट चलाई नहीं गई पाकिस्तान में। ये रोज
पार्लियामेंट को भी बेइज्जत कर रहे हैं, उसकी तौकीर में जो कमी कर रही है ये हुकूमत, वो भी वाजे है। आज नवीद कमर साहब ने नेशनल असेंबली के फ्लोर पर ये बात कही और उन्होंने ये एहतजाज रिकॉर्ड कराया। गो कि आज मुख्तसर प्रोसीडिंग थी क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA जनाब पीर नूर मोहम्मद शाह जिलानी साहब वफात पा गए तो उनकी दुआ थी। लेकिन बावजूद इसके अगर आप सेशन बुलाते हैं, अगर आप लाखों रुपए प्रोसीडिंग में खर्च करते हैं और उनके जो कवायद और जवाबित हैं वो ही फॉलो नहीं करते, तो आप इस हुकूमत की सोच और उनकी जो नीयत है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। शिबली फराज साहब ये गलत कह रहे हैं। बिल्कुल पार्लियामेंट को इख्तियार है कि नैब के चेयरमैन को बुलाए और ये इख्तियार पार्लियामेंट अपना एक्सरसाइज करेगी। ये ख्वाहिश शिबली फराज साहब की हो सकती है कि वो ना आए, लेकिन जो रूल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो कुछ लिखा है, ऑपोजिशन की जमात पार्लियामेंट के अंदर रहकर अपनी पूरी कोशिश से उसको इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करवाएगी। ये वजीर आजम कह रहे हैं कि फॉरेन फंडेड केस में जो है वो लाइव आना चाहते हैं आपके साथ मुकाबले में। बहुत बड़ा मजाक किया ये इमरान नियाजी साहब ने। एक तरफ कहा कि जी आ जाए पब्लिक में कर ले, ओपन कर ले इसको, और दूसरी तरफ देखा तो इनके अपने वकला के खतूत मौजूद हैं कि भाई इसको सीक्रेट रखा जाए, इसको आगे सामने ना लाया जाए, इसमें बहुत हसास किस्म के जो है वो मामलात हैं। तो ये खतूत सारे हमारे सामने हैं। ये इसे अगर अरबाब चांडियों की जबान में कहूं तो इसको मुनाफकत कहते हैं। ये मुनाफकत है, ये डबल स्टैंडर्ड है। और वजीर आजम यू टर्न तो मशहूर ही थे, लेकिन अब मुनाफकत में भी सबको पीछे छोड़ गए। दुरुस्त की कि और अच्छा है कि आपने वो बड़ा मशहूर जो क्लिप है शेख रशीद का वो आपने चलाया, क्योंकि उनके काफ़ी और भी क्लिप्स चलते रहते हैं, लेकिन ये बड़ा तवज्जो तलब था। उन्होंने जो उसमें कहा वो बड़ा क्लियर है कि अगर इस हुकूमत को कोई टफ टाइम दे रहा है तो वो सिंध का CM मुराद अली शाह है। अगर इस हुकूमत से कोई उलझ रहा है, अगर आपने सुना होगा, तो वो मुराद अली शाह है, वरना इनका और कोई हाल नहीं है। और बहुत कुछ और उन्होंने मजीद उसको एक्सप्लेन किया। तो मेरा ख्याल है यही हुकूमत की सफ़ों में जो है हलचल मची हुई है, क्योंकि जितनी मीटिंग्स होती हैं जिसमें वजीर आजम होते हैं, उसमें अगर किसी सूबे के वजीर आला की तैयारी होती है या अगर किसी पॉलिसी पर कोई राय होती है तो वो सिर्फ सिंध की जानिब से होती है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, आप अगर किसी से सुन लें, कोई आपको प्रोसीडिंग्स की खबर दे दे, आप तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, अंदर की खबरें निकाल लेते हैं, आप ये अंदर की खबरें निकालें और मैं कहती हूँ आप निकलवाएं, आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि क्वालिटी ऑफ डिबेट, क्वालिटी ऑफ कॉन्वर्सेशन क्या है इन मीटिंग्स के अंदर, और CM सिंध किस तरीके से सिंध का केस वहां लड़ते हैं। बिल्कुल वो उलझते हैं, हक पे उलझते हैं, चाहे वो NFC हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो हमारे आइलैंड्स हो, वो उलझते हैं और उलझते रहेंगे और अपना काम कर कर वो मीटिंग्स में जाते हैं, अपने होमवर्क के साथ जाते हैं। जहां तक आपने कहा कि पीपल्स पार्टी उनके रेफरेंस के हवाले से, देखिए रेफरेंस की खबरें हमने भी सुनी जैसे आपने नशर की, लेकिन अभी तक उसकी कोई ठोस शवाहिद नहीं है कि कोई रेफरेंस है। अलबत्ता इंक्वायरी उन्होंने कोई खोली हुई है। 2019 में भी वजीर आला इस्लामाबाद में पेश हुए थे एहतसाब के लिए और उन्होंने कभी इनकार नहीं किया। लेकिन एक आदमी को, एक वजीर आला को सिर्फ इसलिए टारगेट किया जाए कि उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है और वो काम कर रहा है और वो आपके मंसूबे मुकम्मल कर रहा है वक्त पे और वक्त से पहले भी, तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है जिसकी हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। लाहौर का कचरा मैं कहूंगी वजीर आला बुजदार से कि जरा जल्दी उठा लें। पाकिस्तानी अदालत भी खुद मुख्तार है, आजाद है, वो आपके नवाज शरीफ को इतने अरसे से बुला रही है, आपको नहीं पता उनको अदालत के सामने आना चाहिए?
میں تو کہتی ہوں جی ہم تو پیپلز پارٹی سے آپ پوچھیں, ہم تو عدالتوں کے سامنے ہمیشہ حاضر ہوئے ہیں. ہم نے کبھی دیکھیں باوجود اس کے کہ عدالتوں سے ہمیں کوئی انصاف کی کے فیصلے نہیں ملے, جیل میں رہے, کوئی کنوکشن نہیں, آج بھی ان کو اس حالت میں جانا پڑتا ہے عدالتوں میں اور وہ حاضر ہوتے ہیں. ان کی طبیعت کے آگے آپ لوگ ہوتے ہیں. اب یہ نون لیگ کو بہتر پتا ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب کی طبیعت کیسی ہے, وہ اس حالت میں ہے نہیں ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ فیصلہ ان کی جماعت کا ہوگا. لیکن میرا اور میری جماعت کا یہ ایک اپنی سوچ بھی ہے اور ہمارا یہ ہماری فلسفی ہے کہ ہمیں اداروں کا احترام کرنا ہے. پاکستان میں ایک بڑی میں تو کہوں گا کہ لیکن جو ایک روایت رہی ہے کہ جب کسی سیاسی پارٹی سے کوئی اتحادی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ برائیاں بھی اچھی لگتی ہیں اور اس کی جو اچھائیاں ہیں وہ تو وہی بہت اچھی لگتی ہیں. اب اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان بڑا زبردست قسم کا ایک اتحاد چل رہا ہے, نظر آ رہا ہے. لیکن کل شیخ رشید نے کہا ہے کہ یہ جو فراڈ شیٹ ہے اس میں مزید مریم نواز کی پراپرٹیز سامنے آئی ہیں, تو وہ آپ ماضی میں تو نون لیگ کو خاص طور پہ نواز فیملی کو ٹارگیٹ کرتے رہے ہیں, تو کیا آپ لوگ اس کو پروٹیکٹ کریں گے, کیا کریں گے؟ دیکھیے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا جب میں نے یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے, کیونکہ میں نے پہلے بھی براڈ شیٹ کی بات کی ہے جو کہ فراڈ شیٹ بھی کہہ رہے ہیں کئی لوگ اس کو, تو اب اس کے بارے میں تو میں نے پہلے بھی کہا کہ شفاف تحقیقات. آج بھی ہمارے سینئر رہنما جناب راجہ پرویز اشرف صاحب نے اسلام آباد میں بیان دیا اور انہوں نے بارہا یہ کہا کہ براڈ شیٹ کے پیچھے جو تمام حقائق ہیں ان کی شفاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. شفاف انویسٹیگیشن کے جو لوازمات ہیں وہ نظر نہیں آ رہے, وہ لوازمات نظر نہیں آ رہے, کیونکہ جو کچھ ان کے جن لوگوں کو انہوں نے سلیکٹ کیا ہے, ان سلیکٹڈ لوگوں نے جن لوگوں کو سلیکٹ کیا ہے اس انویسٹیگیشن کے لیے, وہ ان پر ہمیں اعتراض ہے. نہ صرف مجھے اعتراض نہیں ہے, اگر میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے کنیکشنز کیسے ملے ہوئے نیب کے ساتھ, اور اس میں سے جو ایک ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل تھے جس وقت یہ سائن ہوا 2000 میں, وہ شوکت خانم ہاسپٹل کے بورڈ آف گورنرز کے ممبر ہیں. ٹھیک ہے نا جی, تو وہاں تو بڑی لمبی فہرست ہے کہ جو بورڈ آف گورنرز میں وہ کہیں نہ کہیں سیٹ ہوا ہے, اس کی کہیں نہ کہیں وہ فٹ ہوا ہے. تو اسی طریقے سے اب ان کو دے دی ہے اسائنمنٹ, تو یہ نہ کا ٹکراؤ ہے بلکہ ایک بہت بڑا مذاق ہے, یہ بہت بڑا مذاق ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو انکشافات کیے ہیں کل ایک وفاقی وزیر نے, دیکھیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی اس وقت ہوتا ہے جب تحقیقات شفاف ہوں, اور اس میں پیپلز پارٹی نے اپنا جو سٹیٹمنٹ ہے, اپنا جو موقف ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیا. صاف شفاف انویسٹیگیشن کے نتائج آئیں گے, اس طرح کے نہیں ہوں گے کہ وہ دو حضرات لگے ہوئے ہیں جن کا تعلق نیب سے اور وہی نیب کی انکوائری کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہوگا. انکوائری کی کوالٹی ہونی چاہیے اور اس کے لوازمات جو ہیں وہ رولز کے اور ایتھکس کے مطابق ہونے چاہیے. جی بھائی, اس کے بعد آپ سوری بھائی, جادو ٹونے کی تو میں بات نہیں کر رہی ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر حکومت مضبوط ہوتی ہے تو وہ عوام کی طاقت سے مضبوط ہوتی ہے, اور وہی حکومتیں اصل حکومتیں ہوتی ہیں. یہ تو ایک لگ رہا ہے کہ کوئی راج ہے, اس راج میں ہم جی رہے ہیں. لیکن جہاں تک آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم کی موومنٹ کی جو نتائج ہیں, دیکھیں پی ڈی ایم ایک سما بن چکا ہے, ایک ماحول بن چکا ہے, یہ ایک موومنٹ ہے. موومنٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ زور پکڑتی ہے. موبلائزیشن ایک بہت بڑا عنصر ہوتا ہے موومنٹس کے اندر. مطلب اگر مجھے موومنٹ کے لیے لوگوں کو تیار کرنا ہے تو اس پہ کئی ماہ بھی لگ سکتے ہیں, اس میں لوگ تو برسوں برس موومنٹ چلاتے ہیں, لیکن اللہ کرے گا انشاءاللہ اس کے نتائج ہمیں جلد ملیں گے. موبلائزیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. جو پی ڈی ایم اپنے ایونٹس کر رہی ہے, اپنی ریلیز کر رہی ہے, اپنے جلسے کر رہی ہے, میڈیا ٹاک کر رہی ہے, لوگوں میں شعور
موجود ہے, ان کی تکالیف بڑھتی چلی جا رہی ہیں, تو لوگ جڑتے چلے جا رہے ہیں اس موومنٹ کے ساتھ, اور یہ موبلائزیشن کا عمل ہے جو جاری رہے گا. عمران خان تو وہ شخص ہے جو 5 لوگوں کے احتجاج پر کہتا تھا میں حکومت چھوڑ دوں گا. آج تو پتہ نہیں لاکھوں لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور وہ اپنے کرسی کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. بھائی معذرت. دیکھیے, کسی کی خواہش پر تو استعفے نہیں آئیں گے. استعفے آئیں گے تو پی ڈی ایم کے ڈیسیشن پر آئیں گے. تمام جماعتیں مل کر جو متفقہ فیصلہ کریں گی, جو متفقہ ٹائم ان کے خیال میں بہتر ہوگا اس وقت آئیں گے. لیکن کسی کی خواہش پہ تو پی ڈی ایم کچھ نہیں کرے گی. اور پی ڈی ایم کو جو یہ بار بار این آر او کا تانا دیتے, عمران خان ہم سے روز تقریباً یہ بات کرتا ہے, تو ہمیں اب یہ یقین ہو گیا ہے کہ وہ بھیک ہم سے مانگ رہا ہے این آر او کی. ہم اسے این آر او نہیں دیں گے. ہم بالکل پی ڈی ایم کی کوئی جماعت اسے این آر او نہیں دے گی. اس ملک کو اس آمرانہ سے نجات دلائے گی. بہت شکریہ. تھینک یو بھائی.